जय हिंद दोस्तों। एमएस नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि मतलब बाहरी आक्रमणकर्ता मतलब भारत में कौन था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे आएंगे ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं देखिए है कि मतलब दिल्ली मोहम्मद बिन कासिम का नाम क्या होता है, बाहरी आक्रमणकर्ता में सबसे पहले आता है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम बाहरी आक्रमणकर्ता में सबसे पहले आता है। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में, सॉरी 712 ईस्वी में किया था। कासिम के बाद महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच में 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, इस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। और गजनवी के साथ अलबरूनी और फिरदौसी भारत आए थे। गजनवी के साथ कौन कौन आए थे भारत? अलबरूनी और फिरदौसी हाँ, कुतुबी आए थे। अलबरूनी और फिरदौसी। ठीक है, गजनवी ने अंतिम आक्रमण गजनवी का अंतिम आक्रमण कब था? 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था गजनवी का अंतिम आक्रमण। उसके बाद महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। ठीक है, गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 1178 में। गौरी को पहली बार भीम द्वितीय ने हराया था। गौरी को पहली बार किसने हराया था भारत में? भीम द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद है कि 1191 में जयचंद के निमंत्रण पर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्योंकि देखिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी को क्या किया था? आमंत्रित किया था युद्ध के लिए। हाँ, और वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। हाँ, जयचंद ने क्या किया? दगाबाजी कर दिया उसके साथ, मतलब पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। ठीक है, हाँ, जयचंद उसके साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान का, और वही आमंत्रित किया था इसको युद्ध के लिए। उसके बाद है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और गौरी जीत गया। हाँ, ये तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? गौरी विजयी हुआ था। मोहम्मद गौरी, हाँ, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। ठीक, अगला इसमें आता है अगला पॉइंट की 1194 में जयचंद और गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। हाँ, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजय हुए थे और जयचंद पराजित हुए थे। हाँ, देखिए जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को बुलाया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ बाद में उसके साथ? हाँ, पृथ्वीराज चौहान का वो युद्ध नहीं किया, युद्ध में साथ नहीं दिया। कौन? जयचंद। ठीक है, 1206 में उसके बाद अपने देश लौटते समय लुटेरों ने उनको मार दिया था। 1206 ईस्वी में लुटेरों ने गौरी को क्या कर दिया? वो अपने देश वापस लौट रहे थे, मार रास्ते में मार दिया था। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी था। ठीक है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ाया था। गौरी के सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ाया था। अब देखते हैं लोग गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है, गुलाम इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन। हाँ, गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में किया था। ऐबक गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, लाखों के दान करने के कारण ऐबक को क्या कहा गया था? लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? ऐबक ने ही रखा था। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। हाँ, और ऐबक ने भारत में पहला मस्जिद कुंबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। भारत में पहला मस्जिद किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हाँ, कुंबत उल इस्लाम मस्जिद। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में ऐबक क्या हुआ? चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। घोड़े से गिर कर इनकी मृत्यु हो गया था। इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आया? आराम शाह राजा बने और आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश राजा बन गया, जो तुर्क जाति का था। के बाद आराम शासक एक कमजोर शासक बने, जिसे इल्तुतमिश ने मारकर अपना राज प्रारंभ किया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ऐबक का क्या था? गुलाम और दामाद था। ठीक है, तुर्क जाति का था। हाँ, इल्तुतमिश ने सैनिकों को जमीन देने की प्रथा इक्तदारी प्रारंभ किया था। ठीक है, अभी हम लोग देखे ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कुतुब मीनार का नींव रखा था, ठीक है, लेकिन उसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश से उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। और सैनिक को भूमि देने का प्रथा इल्तुतमिश ने ही निर्माण हाँ, सैनिकों को जमीन देने की प्रथा इल्तुतमिश जिसको ने इक्तेदारी कहा गया, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और इसने 4 प्रकार का कर लागू किया था, इल्तुतमिश ने जो 40 कि गुलाम सरदारों का संगठन जिसे बनाया था, चालीसा कहा जिसे गया था। चालीसा कहा गया था। और ये 4 प्रकार का कर भी लागू किए थे, जो कि जजिया कर एक था और एक ज़कात, ज़कात था। जजिया, ज़कात, खम्स, खराज 4 कर थे, ठीक है। जजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर था, लेकिन ब्राह्मणों पे लागू नहीं होता था। ज़कात यह मुसलमानों पे लगने वाला कर था। और खम्स ये लूट का धन था, जिसमें 3 हिस्सा सैनिकों का और 1 हिस्सा राजा का होता था। खराज जो था राजस्व का कर था, जो भवन निर्माण पर लगता था, भू राजस्व कर था। पूरा राजस्व कर था। यह सूद सिक्के भी जारी करवाए थे। देखिए, ये 4 प्रकार का जो कर लागू किया था, पहला था जजिया, ये ब्राह्मणों को छोड़कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, ठीक है। ज़कात यह मुसलमानों पर लगने वाला कर था। और खम्स तो था, यह लूट का धन था, जिसमें 3 भाग सैनिक का होता था और 1 भाग राजा का होता था। और खराज जो था, यह राजस्व का कर था, जो भवन निर्माण पर लगता था। और इल्तुतमिश ने सैनिकों को जमीन देने की प्रथा इक्तेदारी प्रारंभ कराया था। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चाहे थे, जिसे टाका कहा गया, ठीक है, और तांबे के सिक्के जीतल कहा गया, सिक्के चलवाया था। इसने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किया था। कौन? इल्तुतमिश ने। इसके काल में पहली बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। नींव किसने रखा था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन निर्माण कार्य किसने पूरा कराया? इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। आगे है, रजिया पुरुषों का पोशाक पहनकर क्या करती थी? शासन करती थी। हाँ, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, 1236 में। उसके बाद कौन राजा बना? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा। और इसके बाद उसके बाद बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश के वंशज नसरुद्दीन महमूद को राजा बनवाया और उससे अपनी पुत्री का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और नसरुद्दीन महमूद क्या करता था? टोपी सीकर और कुरान की प्रतिलिपि बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। हाँ, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। चालीसा को समाप्त कर दिया था, नवरोज त्योहार प्रारंभ किया था और लो और वक्त की नीति भी इन्होंने लागू किया था। सजदा और पेमुस प्रथा भी बलबन ने लागू किया था। नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर बलबन क्या है? शासक बन गया था। और बलबन ने लौह एवं रक्त नीति जारी की थी। इसने चालीसा को समाप्त कर दिया, ठीक है। चालीसा क्या था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, ठीक है, जिसमें वो भी इल्तुतमिश का गुलाम ये भी था, बलबन, ठीक है, और चालीसा में ये भी शामिल था, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया उसको? चालीसा को समाप्त कर दिया। उसके बाद इसने फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया और इसने सिजदा एवं पबोस को क्या प्रथा प्रारंभ की। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। बलबन का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो, जो तबला और सितार का आविष्कारक कहा गया। अमीर खुसरो को हिंद का तोता या तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के एग्जाम में आता है कि अमीर हिंद का तोता या तूतीय हिंद किसको? अमीर खुसरो कहा जाता है। तबला और सितार का जनक अमीर खुसरो है। बलबन ने स्वयं को जिन्ने इलाही घोषित किया था, ठीक है। जिन्ने इलाही का मतलब क्या होता है? नहीं पता, बताइए। भगवान का भेजा हुआ, मतलब फरिश्ता। बलबन ने स्वयं को जिन्ने इलाही घोषित किया था। बलबन की मृत्यु 1287 में हो गई। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूरस था। उसके बाद आता है खिलजी वंश का स्थापना हो गया था। खिलजी वंश का स्थापना हुआ। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को भारत में नए मुसलमानों को बसाने का श्रेय दिया जाता था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में शासन प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इकदारी की प्रथा समाप्त कर दी थी। इसने घोड़े दागने की प्रथा, हुलिया दर्ज करने की प्रथा, सैनिकों को वेतन देने की प्रथा, बाजार व्यवस्था प्रणाली, गड़ी और तो अलाउद्दीन खिलजी क्या 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को क्या किया था? मारकर राजा बना था, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। और खिलजी वंश
उसी के भतीजा था कौन, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी। जो कि 1296 में मारकर वहाँ राजा बना। राजा और इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिक को क्या करता था, नगद वेतन देता अलाउद्दीन था। खिलजी अलाई दरबार और ये अस्थायी रूप से सेना को क्या कर दिया, अस्थायी रूप से रखने लगा, मतलब वंशानुगत कर दिया था। हाँ वंशानुगत कर दिया। और इसने ही खम्स में राजा और सैनिक के हिस्से का अनुपात क्या कर दिया, जो लूट का धन होता था खम्स, उसमें 3:1 3:1 कर दिया, 3:1 कर दिया था। 3 भाग राजा का और 1 हिस्सा भाग सैनिक का होता था। और और इसने दक्षिण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी बना। देखिए इसने सैनिकों को हुलिया क्या किया था, दर्ज कराया था। इसने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी और बाजार व्यवस्था प्रणाली भी प्रारंभ की थी। इसको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। बाजार व्यवस्था प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दरवाजे का भी निर्माण करवाए थे। इसने 2 नए कर लागू किए, चरी और गड़ी कर लागू किए। चरी पशुओं पर लगता था और गड़ी भवन निर्माण पर लगता था। दक्षिण क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला क्या थे, पहला शासक, ठीक है। विजय उसको मलिक काफूर को नहीं, देखिए दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। हाँ। जिसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन ने। 1316 में इसने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई कब, 1316 ईस्वी में। उसके बाद मुबारक खिलजी वंश का एकमात्र ऐसा मतलब शासक था जो क्या करता था, स्त्रियों को पोशाक पहनकर नग्न अवस्था में राज दरबार में पहुंच जाता था। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक, बोलिए तुगलक वंश के बारे में। उसके बाद तुगलक वंश इसमें थोड़ा सा अभी रह गया है खिलजी वंश में। मुबारक खिलजी के बारे में स्वयं को खलीफा घोषित किए थे। जमा करो और भूल जाओ की नीति लागू किए थे। मुबारक खिलजी नग्नावस्था और कभी कभी स्त्रियों का पोशाक पहन के दरबार में जाते थे। अब तुगलक वंश देखेंगे लोग। ठीक है, तुगलक वंश क्या है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ग्यासुद्दीन तुगलक। इस वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। और इसने क्या किया था, सबसे अधिक बार मंगोलों को पराजित किया था। 29 बार मुगल आक्रमण को, मंगोलों को, मुगल नहीं, आक्रमण को मंगोलों को पराजित किया था। ठीक है, सबसे अधिक बार मंगोलों को पराजित करने का श्रेय किसे आता है, ग्यासुद्दीन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश क्या था। ये नहरों का कार्य निर्माण ग्यासुद्दीन सूफी संत, ग्यासुद्दीन संत निजामुद्दीन औलिया से अलबंद थी। क्यों, बंगाल विद्रोह शांत कर वापस लौटते समय क्या हुआ था, अफगानपुर में लकड़ी के महल में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका साजिश किसने किया था, तो लकड़ी के महल बनाने का षड्यंत्र किसका था, साजिश उसका पुत्र था, औलिया से उनका निजामुद्दीन औलिया और उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी उसको बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया क्या षड्यंत्र रचे थे और वो लकड़ी के महल में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। लकड़ी का महल अहमद अयाज ने तैयार किया था। इन्होंने तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। लकड़ी का महल अहमद अयाज ने तैयार किया था। ठीक है, ग्यासुद्दीन को भेजे गए संदेश में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ग्यासुद्दीन को भेजे गए संदेश में किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है। तुगलक वंश ग्यासुद्दीन का शासनकाल 1320 से 1413 तक, नहीं तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1325 तक था। ग्यासुद्दीन का नहीं, तुगलक वंश का बोल रहे हैं ना, 1320 से 1413 तक था तुगलक वंश का। अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नहीं, इसमें 1-2 पॉइंट छूटा है, जिससे ग्यासुद्दीन ने तुगलकाबाद शहर बताया था। ठीक है, 56 कोट का युग भी कहा जाता है। 56 कोट का युग कहा जाता है कि दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है उसका पुत्र अब शासक बनता है कौन, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और योग्य शासक था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और योग्य शासक था। इसके बचपन का नाम क्या था, जुन्ना खान। यह सर्वाधिक असफल योजनाएं लागू करने वाला राजा था। ठीक है, सारी योजनाएं असफल हो जाता है, इसलिए क्या है, वो जो मतलब अच्छा कार्य करता था लेकिन जो योजना लागू करता था सब असफल हो जाता था। ठीक है, इसलिए इसे संकी, खूनी और पागल राजा भी कहा जाता है। इसने चांदी के मूल पे तांबे के सिक्के चलाकर सांकेतिक मुद्रे को प्रचलित किया था। हाँ, और ये क्या किया था, दिल्ली से राजधानी भी परिवर्तित किया था। दिल्ली से दौलताबाद से दौलताबाद से दिल्ली फिर की राजधानी दिल्ली परिवर्तित किया था।
इसने कृषि विभाग की स्थापना की और किसानों को क्या किया था, ऋण उपलब्ध कराया था। और इसने चांदी के मूल में तांबे के सिक्के चलवाए। इसने सांकेतिक मुद्राएं भी जारी किए थे। इनके और शासन काल इन में सैनिकों को बाद- वेतन देने की भी इन्होंने शुरू किए थे, सैनिकों को Yes. वेतन और इसी के शासनकाल में कौन आया था, अफ्रीका से मोरक्को यात्री मोरक्को इब्न यात्री बतूता आया था, इब्न बतूता आया था। 1333 ईस्वी में भारत आए थे। जिसे एमबीटी ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के पद पर नियुक्त कर उसे राजदूत बनाकर चीन भेजे थे। हाँ नियुक्त किया मोहम्मद था। बिन तुगलक और बाद ने में क्या सती किया, प्रथा अपना को राजदूत रोकने का बनाकर भी चीन प्रयास भेजा किया था। था। सती प्रथा को इन्होंने रोकने का सती प्रयास प्रथा किया को था रोकने मोहम्मद का बिन प्रयास तुगलक किया ने। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या था, रेहला। रेहला एग्जाम में पूछता है, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया ग्रंथ रेहला था। मोहम्मद बिन होली जैसे त्योहार में भाग लेता था। इसने सती प्रथा को रोकने का क्या किया था, प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम देखेंगे। आगे है फिरोज नहीं, शाह इसके शासनकाल में एक और प्रसिद्ध यहाँ पे थी टॉपिक ये थी है इन्होंने पॉइंट जौन है अपने नाम कि इसके बचपन के नाम पे जौनपुर शहर भी बसाया था। इनके अपने वो तो फिरोज शाह ना, हाँ इसके शासनकाल में नहीं, नहीं, फिरोज शाह एमबीटी नहीं। के शासनकाल में। हाँ वही इसके बसाया शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, 1336 ईस्वी में था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। साम्राज्य की स्थापना दो किए थे। दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र साम्राज्य था। कौन, विजयनगर था। विजयनगर। हरिहर और बुक्का ने इसी के शासनकाल के दौरान। फिरोज शाह तुगलक के बारे में फिरोज शाह देखेंगे। तुगलक। इसका शासनकाल पहले देख लो कितना से कितना। तो मोहम्मद एमबीटी का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक में था। 51 तक था। और इसके बाद देखेंगे और लोग फिरोज शाह तुगलक इन्होंने का। अपने बचपन के नाम पे जौनपुर शहर बसाया था। अब देखेंगे आगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। एल्फिस्टन ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। किसने, एल्फिस्टन ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। फिरोज शाह इसने तुगलक। 24 बड़े करों को समाप्त कर दिया था और एक नया कर लागू किया था। यह सिंचाई कर था जो उपज का 10वां भाग होता था। इसने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और छोड़िए ब्राह्मणों इस पर पॉइंट जजिया इंपॉर्टेंट कर जो पॉइंट है लागू उसको कर दिया देखते था। हैं। ब्राह्मणों पर जजिया हाँ, कर ब्राह्मणों पर किए थे। जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक यही था। इक्तेदारी प्रथा को पुनः लागू किए थे। एफएसटी और ने क्या किया था, इन्होंने इक्तेदारी सैनिकों प्रथा को को पुनः इन्होंने सैनिकों को पद को वंशानुगत कर दिया था। इसने किया था हाँ वंशानुगत। हम यही लोग हम लोग पीछे उसमें बोल दिए हैं लोग। नहीं, वो वंश- पूर्ण समाप्त हो गया था, लेकिन वो पुनः अस्थायी रूप से किया था। हाँ ये वंशानुगत किए थे। एफएसटी ने क्या किया था, फिर से तुलना करते हैं। इक्तेदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया। इसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया था। दिल्ली इसने मेरठ और टोपरा में अशोक के 2 स्तंभों को, इनके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। मिला दिया दिल्ली इसने से मेरठ और स्थापित टोपरा करवा से दिया था। अशोक के 2 स्तंभों को क्या किया था, दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसने अपने भाई के नाम पर जौनपुर शहर बसाया था और स्वयं अपने के नाम पर फिरोजाबाद फिरोजाबाद शहर बसाया था। इसके शासनकाल में 1,80,000 क्या थे, गुलाम थे। गुलाम थे। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। और इसने अपनी आत्मकथा क्या लिखी थी, फिरोज शाही लिखी थी। इसे और कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने। इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन नसरुद्दीन तुगलक। जिसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। इसलिए इनके शासनकाल में सबसे अधिक गुलाम थे। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह अब तुगलक ने देखेंगे सैयद वंश के सैयद बारे में। वंश का शासनकाल कब से कब, 1413 से 1414 से लेकर 1450 तक है। इस वंश का संस्थापक कौन था, ख्रीज खा था। ठीक है, यह वंश मकबरों के निर्माण के लिए जाना गया। बस इसमें इतना ही आप लोग याद रखिए। यह वंश मकरमों के मकबरों के निर्माण के लिए जाना गया। जाना गया था। हाँ, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, ख्रीज खान। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। अब देखेंगे लोधी वंश के बारे उसमें में। है इसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह। नहीं, बस इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, इसीलिए प्रसिद्ध हुआ था मुकबरों के निर्माण के लिए। अब देखेंगे लोग लोधी वंश के बारे में। इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक था। इसके स्थापक बहलोल लोधी थे, जिसके पुत्र सिकंदर लोधी 1504 से 1504 में आगरा शहर को बसाया था। देखिए, लोधी वंश का 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक, इस वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के पुत्र कौन था, सिकंदर लोधी। इसने 1504 में आगरा शहर बसाया था। ठीक है, 1504 में आगरा शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक, सिकंदर ने भूमि मापने की इकाई गज का प्रयोग किया था। सिकंदर ने भूमि मापने की इकाई गज का प्रयोग किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किए थे। हाँ, इसने मंदिरों को तोड़वाकर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। ठीक है, सिकंदर का पुत्र इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का क्या था, लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। सिकंदर
का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी किसका इब्राहिम पुत्र लोदी। था? सिकंदर का। सिकंदर का ठीक है। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी का पराजित हुआ था उसमें। हाँ इसके बाद बाबर क्या किया था? मुगल वंश की मुगल वंश की स्थापना स्थापना किया कर दिया था। ठीक है। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत देखे लोग, कल इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करके और क्वेश्चन आंसर सेशन इतना थोड़ा सा ही। कर लेंगे लोग। ठीक है। उसके बाद तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक पसंद आए तो शेयर लाइक, सब्सक्राइब शेयर कीजिए।